Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is mixed economy. ओके सो जो हमने अर्लियर लेक्चर किया था दैट इज द सोशलिज्म्स और वो भी इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में ये इस वर्ड का यूज हुआ था दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी. सो इन दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड लास्टली जो इंडिया है उसमें प्लान्ड इकोनॉमी है और दी मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके सो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है. is an economic systems in which both government and the private sector okay exercise करते हैं कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी. मींस दोनों मिलकर काम करते हैं इकोनॉमी के लिए. कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा और कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के तौर उनको छोड़ दी जाती हैं. ओके सो ये जो मिक्स इकोनॉमी है इसको एज ए कहते हैं, इट इज टर्म एज अ गोल्डन मीन. इट इज टर्म एज अ गोल्डन मीन between the capitalistic and the socialist economic systems. जो गोल्डन मीन है किसके बीच में, एक तरफ कैपिटलिस्ट है जिसमें सारी की सारी चीजें मार्केट पे डिपेंड कर दी जाती हैं, छोड़ दी जाती हैं कि वो मार्केट विल डिटरमाइन दी एंड द फेट ऑफ द इकोनॉमी. ऑन द अदर हैंड जो सोशलिस्ट है जिसमें पूरा का पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. हर चीज गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसको कितना देना है, क्या चीजें प्रोड्यूस करनी है और उसको किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके और ये जो मिक्स इकोनॉमी है इसे गोल्डन मीन है. मींस इज अ मिड टर्म और द माध्यमिक मार्क बिटवीन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम्स. ओके नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ द मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम और बेसिक मिक्स इकोनॉमी ये रीसेंट ओरिजिन है एज इट गेन प्रोमिनेंस सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. सो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये इसका रीसेंट ओरिजिन है और ये जो हमें देखने को मिलता है इन दी सेकेंड हाफ of the 20th century, that is after 1950s. Okay now let's see the features of mixed economy. क्या क्या features हैं इस mixed economy के. features of mixed economy. so first is जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है वो को एग्जिस्ट करते हैं इसमें. ठीक है, देयर इज अ पब्लिक सेक्टर, दैट इज अ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इसमें को एग्जिस्ट करते हैं. मींस दोनों एक साथ काम करेंगे उसमें अंडर द सिस्टम्स. ओके नाउ जो इंडस्ट्रीज होंगी जिन जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रीज होंगी सच एज, अगर हम बात करें स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रीज. अब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हो गई, डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, कैपिटल गुड्स हो गए. कैपिटल गुड्स मींस जो कि हेल्प करते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने में, जो बड़ी बड़ी मशीनरीज हो गई. ओके एंड हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज हो गई, पब्लिक यूटिलिटीज हो गई सच एज पब्लिक यूटिलिटीज सच एज रेलवे, रोड्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशंस. ओके एटसेट्रा. सो ये किसके एम्बिट में होगी, इट्स अंडर द एम्बिट ऑफ दैट इज द पब्लिक और द गवर्नमेंट. ओके आर प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और बेसिकली द गवर्नमेंट सेक्टर. अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो किस में इन्वॉल्व होगा, इट मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. ओके अब ये जो कंज्यूमर गुड्स होंगे ये कौन कौन से होंगे, सच एज एग्रीकल्चर हो गया इंक्लूडिंग प्लांटेशंस, एक्सटर्नल ट्रेड जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं एक्सटर्नल ट्रेड वो हो गया और एटसेट्रा. इट्स सब्जेक्ट टू द ओवरऑल रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट. ऑल दो प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है हमारे इंडिया में और बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी में मोर अप्रोप्रिएट है टू से, लेकिन ये भी फ्री नहीं है, दैट इज इसको टोटली फ्रीडम नहीं है, इसके ऊपर भी रेगुलेशंस हैं कि वो उसी तरीके से काम करेगा, उसको फ्री हैंड नहीं दिया जाता है इन एन इकोनॉमी में अपने आप को वर्क करने के लिए. ओके सो ये जो रेगुलेशन करेगी ये कौन करेगी, ये रेगुलेशन करेगी बाय द गवर्नमेंट. हाउएवर जो गवर्नमेंट होती है वो कंसीडर करती है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एज इक्वली इंपॉर्टेंट. इसमें ये नहीं है कि पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी या फिर प्राइवेट सेक्टर को. सो दूसरा दोनों क्या करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर उनकी जो पार्टनरशिप होगी और बेसिकली जो उनका रोल होगा वो इक्वली इंपॉर्टेंट होगा.
ठीक है। सो एक का स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करना और उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, और जो दूसरा का है जो रोल है उसको प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स को करना है, और दोनों ही इकोनॉमी के लिए और बेसिकली सिटीजन्स ऑफ किसी भी कंट्री के लिए जिसने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ व्हाट आर द सेकंड फीचर? सेकंड फीचर तो है देयर एग्जिस्ट सब्सटेंशियल फ्रीडम टू होल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, सो सम सॉर्ट ऑफ सब्सटेंशियल फ्रीडम है टू होल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड चूज द ऑक्यूपेशंस ऑफ वन चॉइस। तो इसमें क्या होता है? दैट इज फ्रीडम होती है टू होल्ड। हम क्या कर सकते हैं इसमें? प्राइवेट प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, और हम ऑक्यूपेशंस भी चूज कर सकते हैं कि जो हमारा मन चाहे वो हम कर सकते हैं, क्या हमें काम करना है। नाउ कल हमने जब सोशलिज्म देखा था और उसमें जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म था उसमें सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट और जो कम्युनिटी ऐसे होल्ड कंट्रोल कर रही थी, उसमें ना ही कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती, सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो स्टेट की, और वो आपको डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, हाउएवर जो स्टेट रिजर्व्स द राइट टू कंट्रोल दिस फ्रीडम्स, और लेकिन जो स्टेट्स हैं ये कंट्रोल करती हैं सम सॉर्ट ऑफ फ्रीडम्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा फ्री हैंड नहीं देती हैं कि आपकी जो मर्जी है जो करो, लेकिन ये जो फ्रीडम है, ये जो फ्रीडम है इन पब्लिक इंटरेस्ट में, इसमें सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल रहता है स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, और वो किस पे रहता है? पब्लिक इंटरेस्ट में वो कंट्रोल कर सकती हैं, सच एज प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। ओके, फर्स्ट क्या है? प्रिवेंशन of concentration of wealth in few hands. Okay, second is minimizing inequalities. To give you one example, let's say जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज है और कोई एक मेडिसिन है जो कि बहुत कॉस्टली है, प्राइवेट सेक्टर ने उसको डेवलप किया है और वो बहुत कॉस्टली है। जैसे ये जो है मींस कैंसर की मेडिसिन है, और ये नॉर्मल एक इंडिविजुअल्स और बेसिकली जो पुअर के लिए वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट? इंटरवीन करेगी और सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेट करेगी उसके प्राइसेस, ठीक है, सो दैट जो मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में वो इस कैंसर की जो मेडिसिन है इसको अफोर्ड कर पाए। सो इन दिस वे ऐसे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और बेसिकली रेगुलेट करती है प्राइवेट सेक्टर को। ओके, बट वन मोर थिंग, बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ एक्सेसिव जब रेगुलेशंस हो जाता है तो इट हार्म्स मोर देन गुड। तो ये ज्यादा से ज्यादा बहुत ही ज्यादा हार्म कर देती है इन स्पाइट प्रोवाइडिंग सम गुड्स। ओके, नेक्स्ट इज प्लानिंग इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? प्लानिंग होती है, और ये एक इंपॉर्टेंट टूल है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो स्टेट होता है दिस लेज डाउन ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, वो प्लानिंग के थ्रू एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। ओके, एंड टारगेट्स, और वो टारगेट सेट करता है फॉर द इकोनॉमी की हमें इस टारगेट पे वर्क करना है, तो हमारी इकोनॉमी को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो सब चीज़ें हम करेंगे। ओके, सो इट इशूज द वेरियस मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी टूल्स, और इसको करने के लिए वो वेरियस मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी टूल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है। ओके, टू रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर, किसको करने के लिए? बेसिकली फिर टू रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर इन अचीविंग जो नेशनल ऑब्जेक्टिव, जो सेट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में डिजाइन किया, और बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको गेन करने के लिए, टू अचीव द नेशनल ऑब्जेक्टिव जो कि हमने प्लानिंग के थ्रू डिसाइड किए थे कि हमें ये सब चीजें करनी है। ओके, नाउ ठीक है, ये फीचर्स हो गए। नाउ लेट्स सी द मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, क्या क्या मेरिट्स है मिक्स्ड इकोनॉमी? सो फर्स्ट है इट मेंटेन्स द हेल्थी बैलेंस। ठीक है, हमने देखा था ये गोल्डन मीन है, तो इसी तरीके से ये हेल्थी बैलेंस स्टैब्लिश करेगा बिटवीन किसके? बिटवीन पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। और ये जब बैलेंस हो गया हेल्थी बैलेंस, तो ये इंश्योर करेगा कॉपरेशन, ये इंश्योर करेगा कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन। कॉपरेशन भी होगा और कॉम्पिटिशन भी होगा बिटवीन देम इन कंड्यूसिव वे इन ऑर्डर टू अटेन, और सबसे उनका सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बेसिकली टू अटेन हाई ग्रोथ टारगेट्स, हाई ग्रोथ टारगेट्स। ओके, नेक्स्ट इज
थ्रू इट्स प्राइसिंग मैकेनिज्म एज वेल एज द फ्रीडम्स ऑफ प्रोडक्शंस। जब आपको जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है, प्राइसिंग मैकेनिज्म है और आपको फ्रीडम भी है, किसकी फ्रीडम है? ऑफ प्रोडक्शन, फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ऑक्यूपेशंस एंड प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव इट एंश्योर्स, ये एंश्योर्स क्या करती है? दैट देयर इज एन इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी। ये एंश्योर करती है कि क्या होगा इससे? इफिशिएंट एलोकेशन होगा ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी। ओके, इन एन इकोनॉमी में इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, फर्स्ट जो डीमेरिट्स है, जो पब्लिक सेक्टर है, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसको प्रेफरेंस मिलती है थ्रू वेरियस सब्सिडीज दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, और वो ऑल्सो बेनिफिट होता है थ्रू लोअर रेगुलेटरी बर्डन। उसके ऊपर जो बर्डन है, अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर से, तो वो बहुत ही लोअर है। इजियर एक्सेस टू क्रेडिट, और ये जो पब्लिक सेक्टर है इसको इजियर एक्सेस टू क्रेडिट मिल जाता है और लो इंटरेस्ट रेट पे इन कंपैरिजन अगर हम करें तो प्राइवेट सेक्टर को। ओके, which renders the private sector incapable of competing. Also in theory हमने जो देखा था कि जो प्रॉपर कंपटीशन रहेगा मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में, लेकिन ये सब चीजें जो हैं, मीन जो प्रेफरेंस मिलना, सब्सिडीज, रेगुलेटरी, लोअर रेगुलेटरी बर्डन और इजियर एक्सेस टू क्रेडिट एक्सेट्रा, ये क्या करता है? ये रेंडर करता है पब्लिक सेक्टर को इनकैपेबल बनाता है ऑफ कंपीटिंग विद द पब्लिक सेक्टर इन मैनी कंट्रीज। ओके, सो ये प्राइवेट सेक्टर को लेस कंपीटिंग बना देता है। लेस कंपीटिंग विद whom? लेस कंपीटिंग विद द पब्लिक सेक्टर। ओके, सेकेंड जो है, जो पब्लिक सेक्टर है दैट वाज रन बाय द स्टेट ब्यूरोक्रेसी। ओके, सो ये पब्लिक सेक्टर जो है इसको कौन रन करेगा? ये स्टेट ब्यूरोक्रेसी रन करेगी उसको। ओके, स्टेट ब्यूरोक्रेसी रन करेगी और ये एक बर्डन हो जाता है, इट बिकेम्स अ बर्डन ऑन द पब्लिक एक्सचेकर। अब ये बर्डन क्यों हो जाता है? Why it became burden on public exchequer? It is because of due to various means problems associated with the same। और ये कौन कौन सी जो है? that is the nepotism। ओके, भाई भतीजावाद होता है काफी इसमें। ठीक है, जो एलोकेशंस होते हैं या फिर कुछ अदर चीज जिसमें लोन देना है, रेड टेपिज्म होता है। ठीक है, करप्शन है। सो दीज आर ऑल थिंग्स ड्यू टू विच ये बर्डन बन जाता है ऑन द पब्लिक एक्सचेकर। ओके, सो ये जो सारी चीजें हैं ये कॉमन है इन द पब्लिक सेक्टर। ओके, नाउ अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, ओके, डेवलपिंग कंट्रीज टुडे सच एज, अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया हो गया, आर एडॉप्टेड दिस सिस्टम दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, नाउ जो कैपिटलिस्ट नेशंस ऑफ द वेस्ट हैं उन्होंने भी रियलाइज किया है द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेलफेयर स्टेट, और ड्यू टू विच they adopted a mixed economic systems as well but to a certain extent। लेकिन ये ज्यादा विजिबल कहाँ है? ये मोस्टली इन डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, जो कि एमर्ज कर रही हैं। नाउ जो नेक्स्ट सब टॉपिक है दैट इज जो इंडिया है, इंडिया is a planned economy। Planned economy means all thing, each and everything is to be planned by the government, or the mixed economy जिसमें existence of both private sector and public sector। okay, although we will know, कल हमने सोशलिज्म में भी डिस्कस किया था कि that India is a mixed economy। ओके, और हमने अभी भी देखा है जो मिक्स्ड इकोनॉमी जो सिस्टम है वो मोस्टली प्रिवलेंट कहाँ है? डेवलपिंग कंट्रीज में, और इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। ओके, नाउ हम प्रूव कैसे करेंगे कि इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी और द मिक्स्ड इकोनॉमी? ओके, लेट्स स्टार्ट। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था? इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को कि वो क्या है? एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। ओके, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बोथ कोएग्जिस्ट करेंगे और compete करेंगे और कॉपरेट भी करेंगे साथ ही साथ। हाउएवर, लेकिन जो प्लानिंग थी इट वॉज रियलाइज बाई द नेशनल लीडर्स ने कहा कि लेकिन प्लानिंग तो होनी ही चाहिए। ओके, और ये जो डिस्कशन था कि प्लानिंग होनी चाहिए, ये मच बिफोर द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही डिसाइड हो गया था। ओके, इट इज बिकॉज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज हमारे यहाँ बहुत है। ओके, सो इंडिया में क्या है? रीजनल
कि एक जो रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर और एक रीजन है बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, ठीक है, मास पॉवर्टी है। स्टिल अगर हम आज की बात करें, ओके, ये 2020 की, तो देर आर स्टिल सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ पॉवर्टी एग्जिस्ट इन द इंडिया, ओके। लो लेवल्स ऑफ नेशनल इनकम, हमारे यहाँ जो नेशनल इनकम है ऑल्दो वो बड़ी है बट इतनी नहीं बड़ी है अगर हम अभी भी कंपेयर करें जो डेवलप कंट्रीज है उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। पर सम ऑफ द प्रोमिनेंट डिफिकल्टीज थी जो कि हमारी कंट्री फेस कर रही थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके। और यही रीजन था जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे सच एज जवाहरलाल नेहरू हो गए, दस डिसाइडेड जो गवर्नमेंट है उसको एक रोल प्ले करना है, दैट इज एन एक्टिव रोल प्ले करना है इन दी मोबिलाइजेशन, दैट इज क्या एक्टिव रोल प्ले करना है, रोल किसमें प्ले करना है, दैट इज द मोबिलाइजेशन। पहले आप मोबिलाइज करो, ठीक है, और फिर एलोकेट करो स्केयर रिसोर्सेस, स्केयर इकोनॉमिक रिसोर्सेस। किस चीज के लिए भैया हमें ये सब करना है, इट इज बिकॉज ऑफ इक्विटेबल ग्रोथ, इक्विटेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ऐसा ना हो कि आपने ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम चूज कर लिया जिसमें ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं ये फर्दर मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाएं, कि एक ए है एक बी है, ए के पास पहले से ही 100 रुपीज थे, बी के पास सिर्फ 10 रुपीज थे, और आपने ऐसा कोई इकोनॉमिक सिस्टम चूज कर लिया जिसको ए के पास एक जीरो और लग गया और इसका माइनस एक जीरो हो गया, दैट इसके पास 1 रुपया बचा, इसके पास 1000, तो ये जो गैप है वो बहुत वाइडन हो जाए। इसलिए हमें गवर्नमेंट को एक एक्टिव प्रोएक्टिव रोल प्ले करना है इन द मोबिलाइजेशन एंड द एलोकेशंस ऑफ द स्केयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ताकि हमें इक्विटेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके हमारी कंट्री में, ओके। अगर हम देखें कंटेम्पररी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सच एज जो ग्रेट डिप्रेशन था, इट वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। अब इफ यू नो, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, सो यू विल नीड टू नो कि ये वर्ल्ड डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था, ओके। और इफ पॉसिबल राइट the in brief about what are the reasons why this great depression happened, okay। so ये 90s में हुआ था, okay, और which broadly affected, ये जो था इसने काफी ज्यादा अफेक्ट किया था वेस्टर्न वर्ल्ड को, ओके। एंड जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ थी इट वाज विटनेस्ड बाय द प्लान्ड इकोनॉमीज। नाउ एक तरफ तो जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था और जो कैपिटलिस्ट और जो वेस्टर्न ब्लॉक था उसको काफी ज्यादा सेटबैक मिला था, मींस बहुत ही ज्यादा वो उनकी कंडीशन डेप्रिशिएट हो गई थी। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें, जो उस टाइम सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन था और ईस्टर्न यूरोप था, ओके, ईस्टर्न यूरोप था, उसमें क्या देखा गया, सेम टाइम में हमने देखा कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ओके। और इट वॉज पार्सली, यही सब रीजन था, इट वॉज रिस्पॉन्सिबल बाय जो इंडिया स्टिल टूवर्ड्स द इकोनॉमिक प्लानिंग। जब हमने ये सब चीज देखा कि हमने देखा कि जो कैपिटलिस्ट जो वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो काफी टाइम से मीन्स फर्स्ट पोजीशंस पे था इकोनॉमी में, उनकी बहुत ज्यादा बूम कर रही थी, लेकिन सडनली एक शॉक क्या पड़ा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, उनकी इकोनॉमी में काफी ज्यादा अफेक्ट हो गई। ऑन दी अदर हैंड जो प्लान्ड इकोनॉमीज थी सच सोवियत यूनियन और जो ईस्टर्न यूनियन थी, उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इनफैक्ट फर्क पड़ने के बजाय वो और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ उसमें। और ये हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे, इट वाज वन ऑफ द रीजन, उन्हें लगा कि हमारा जो टिल्ट होना चाहिए टुवर्ड्स द इकोनॉमिक प्लानिंग की तरफ होना चाहिए, ओके। सो द एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट इन ओवरकमिंग द मार्केट फेलियर एंड इन रीबिल्डिंग द इकोनॉमी वाज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया इन द 1950s एंड इन 1960s, दैट इज दी मिक्स्ड इकोनॉमी। हाउएवर जो मॉडल था ऑफ द सेंट्रल कमांड इकोनॉमी जो कि अडॉप्ट किया था सोवियत यूनियन ने, वो हमने रेप्लिकेट नहीं किया, ओके, इन अवर न्यूली क्रिएटेड डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, ओके। अंटिल इंडिपेंडेंस अगर हम देखें, जो प्राइवेट सेक्टर था दैट वाज ड्रिवन बाय द यूरोपियन कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट, वो डोमिनेंट प्लेयर था काय में, हमारे इंडियन इकोनॉमी में। हेंस जो हमारी इंडिया थी उसने अडॉप्ट किया एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, जिसमें क्या होगा, स्टेट और मार्केट जो होगा वो दोनों ही इक्वल रोल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ओके। अगर मैं कोट करूं फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट हमारा 5 ईयर प्लान था, ओके, सो उसमें क्या कहा गया था, उसने इलुसिडेट किया था द काइंड ऑफ प्लानिंग दैट इंडिया शुड गो फॉर, किस टाइप की प्लानिंग चाहिए हमें, ओके, काइंड ऑफ प्लानिंग India should go for. So planning in a democratic setup implies the minimum use of compulsion. So क्या होना चाहिए इसमें, minimum use of compulsion.
कम से कम यूज होना चाहिए ऑफ द कंपल्शन और कोर्सन। बेसिकली ये जो बात कर रहा है वो फ्रीडम की बात कर रहा है, फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ रीअलाइनमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस। ओके, नाउ जो रिसोर्सेज हैं, द रिसोर्स अवेलेबल टू द पब्लिक सेक्टर हैव एट दिस स्टेज टू बी यूटिलाइज्ड। जो हमारे रिसोर्स हैं, किसके पास जो रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पब्लिक सेक्टर के पास, उसको क्या करना है, उसको हमें यूटिलाइज करना है। किसके लिए हमें यूटिलाइज करना है? फॉर इन्वेस्टमेंट अलोंग द न्यू लाइंस rather than in the acquisitions of existing productive capacity। ओके, हमें यूटिलाइज करना है ताकि हम क्या करें, बेसिकली न्यू लाइंस rather than in acquisitions of existing productive capacity। ओके, नाउ जो पब्लिक ओनरशिप है ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन मे बी नेसेसरी इन द सर्टेन एरियाज, हमने देखा था, दैट इज द पब्लिक रेगुलेशंस एंड कंट्रोल इन सर्टेन अदर एरियाज। ओके, जो प्राइवेट सेक्टर है however to continue, वो भी एक कंटिन्यू करेगा एक इंपॉर्टेंट रोल, और बेसिकली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन एज वेल एज इन डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, सो प्लानिंग अंडर रीसेंट कंडीशन दिस मींस इन प्रैक्टिस एन इकोनॉमी गाइडेड एंड डायरेक्टेड बाय द स्टेट। ओके, सो प्लानिंग अंडर रीसेंट कंडीशन, ये सारी जो कंडीशन थी इसके अंडर जो प्लानिंग होगी वो कैसी होगी, जो इकोनॉमी होगी इसमें इट वॉज गाइडेड, वो किसके थ्रू गाइडेड होगी और डायरेक्टेड होगी, इट वॉज गाइडेड एंड डायरेक्टेड बाय द स्टेट एंड ऑपरेटेड पार्शली थ्रू डायरेक्ट स्टेट एक्शंस। ओके, तो किससे होगी ऑपरेटेड? थ्रू डायरेक्ट स्टेट एक्शन एंड पार्शली थ्रू प्राइवेट इनिशिएटिव, और जो उसके एफर्ट्स हैं इट इज प्राइवेट। ओके, नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी का, ओके, हाउएवर गॉट साइडलाइन, इसको साइडलाइन कर दिया गया था इन द ईयर 1960s में। ओके, एंड विद द स्टेट अज्यूमिंग, अब इस टाइम पे क्या हुआ था, प्राइवेट सेक्टर को तो छोड़ो, यहाँ पे जो स्टेट का था, स्टेट ने अज्यूम कर लिया था इंक्रीजिंगली लार्जर रोल। अब इस टाइम पे स्टेट काफी ज्यादा रोल प्ले करने लगा था। ओके, और प्राइवेट सेक्टर को अपना मींस स्पेस नहीं दे रहा था। इट वॉज ओनली सिंस 1980s जब हमारी मींस हमें काफी लगा कि ये जो स्टेट का जो इंटरवेंशन है और स्टेट का जो कंट्रोल है वो बहुत ही हमें नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है, देन ओनली सिंस 1980s जो रोल ऑफ द मार्केट फोर्सेस इन इंडियन इकोनॉमी थे इट बिकेम प्रोमिनेंट, एंड इन द आफ्टरमथ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1990s, और जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे of the 1990s, famous जो हमारे रिफॉर्म्स थे दैट इज द LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड द ग्लोबलाइजेशंस। तो इसमें क्या हुआ, जो रोल ऑफ द प्लानिंग था और जो गवर्नमेंट था उसको रीडिफाइन कर दिया। तो अब स्टेट का जो पहले बहुत ही ज्यादा इंक्रीजिंग लार्जर रोल हो गया था अब वो कम हो गया। ठीक है, तो बोथ रोल ऑफ प्लानिंग एंड जो गवर्नमेंट का था उसको रीडिफाइन किया आफ्टर 1990s। ओके, नाउ जो प्राइवेट सेक्टर था फिर वो कैसे एमर्ज हुआ एज अ डोमिनेंट प्लेयर इन द इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो एक वाटरशेड मूवमेंट था, ये वाटरशेड इवेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज प्लानिंग, जब हमने स्क्रैप किया था 2014 में किस मींस किस इंस्टीट्यूशन को, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इट वॉज द प्लानिंग कमीशन को, जब हमने स्क्रैप किया था, हमारी गवर्नमेंट ने स्क्रैप किया था इस प्लानिंग कमीशन को, एंड इट्स रिप्लेसमेंट बाय द नीति आयोग, और इसको किससे रिप्लेस किया था, नीति आयोग। ऑल्दो none of them institutions, either the planning commissions neither the niti aayog are the constitutional bodies, in fact these are the extra constitutional bodies। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज डू रिमेंबर कि इसमें से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ओके, सो जो प्लानिंग कमीशन को मींस रिप्लेस किया था किसने, नीति आयोग ने, इन द ईयर 2015 में। अब ये जो मूव था, दिस मूव वाज necessitated by the India's planning experience over the decades, जो हमारी प्लानिंग का एक्सपीरियंस था। ओके, अल्टीमेटली अगर हम कहें बेसिकली और इसको हम कंक्लूड करें, जो हमारी प्लानिंग थी ओवर द डिकेड्स वो हमें उतना
सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं दे पाई जो कि हमने सोच को उसको एडॉप्ट की थी। ओके, फिर हमें एक नीड लगी कि वॉज फेल्ट फॉर अ बॉडी विच शैल फंक्शन प्योरली एज अ गवर्नमेंट थिंक टैंक। तो हमें जो नीति आयोग का जो इंट्रोडक्शन था और जो नीति आयोग को लाया गया था रिप्लेस करके इंडिया प्लानिंग कमीशन को, तो हमें लगा कि हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो क्या करे, जिसका फंक्शन जो हो वो प्योरली एज ए गवर्नमेंट थिंक टैंक, मीन्स उसके जो गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक हो, हर चीज को ईच एंड एवरी डायमेंशन से उसको थिंक करे, सोचे और उसको बेसिकली एक स्ट्रैटेजी इवॉल्व करे। ठीक है, और ये जो स्ट्रैटेजी हो ये बॉटम अप अप्रोच हो, ना कि मीन्स मीन्स अप टू डाउन अप्रोच हो, ऊपर से नीचे की नहीं, लेकिन बॉटम अप अप्रोच हो, फ्रॉम नीचे से हो। ओके, जो हम देखें इंडिया में स्टिल लोग जो बहुत ही रिच हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं द टॉप पोजिशंस ऑफ द पिरामिड, लेकिन स्टिल जो हमारा बेस है इंडिया का, ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द लोअर पोर्शंस ऑफ द पिरामिड एंड दैट इज द वाई इसे ये नीति आयोग को इसलिए बनाया गया कि ये जो मीन्स हमारी जो नीड है वो बॉटम अप अप्रोच की नीड है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, ना कि ऊपर ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे सिर्फ जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं और बेसिकली जो टॉप पिरामिड में सिर्फ उनको हेल्प मिले। ओके, सो इवॉल्व अ स्ट्रेटजी फ्रॉम अ बॉटम अप अप्रोच इन प्लानिंग इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म्स। ओके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म्स। ऑल्दो ये सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक था और ये इसका इकोनॉमिक डायमेंशंस काफी थे, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी के, लेकिन हमने देखा इसको कैसे कनेक्ट किया। देखो इसको सोशलिज्म से भी हमने कनेक्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी था, इकोनॉमीज ऑल्दो हम हिस्ट्री पढ़ लें लेकिन स्टिल हमें थोड़ा सा इकोनॉमिक पोर्शन और बेसिकली हर चीजों को कनेक्ट करना है। और अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल एंगल था इसका और द पॉलिटी का जो एंगल था दैट इज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमने फेडरलिज्म को डिस्कस किया है। तो इस तरीके से ये लिंकेज की तरह हम पढ़ाई करेंगे, दैट इज द वाई हम अच्छे तरीके से किसी भी मोर टॉपिक को होलिस्टिकली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, सो and this is all about the mixed economy. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.